हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द एजुकेशन पॉइंट। स्वागत है आप लोग का इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बहुपद यानी पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, बहुत से मैथमेटिक्स हमारे जितने भी 8th 9th 10th के जो मैथमेटिक्स किताब है उसमें इस बहुपद चैप्टर का बहुत अहम रोल है। ठीक है, आज हम इस वीडियो में बहुपद के प्रकार यानी बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद कितने प्रकार का होता है और उसका जो गुणनखंड करते हैं उस सब विधियों को, जितने भी विधि होता है, जितना भी उसका मेथड होता है और जितने भी उसके आधार पे प्रश्न होते हैं, सबको हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुपद यानी पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले कि बहुपद क्या है, इसको जानने से पहले इसमें दो पद आता है, एक चर और दूसरा होता है अचर, उसके बारे में जानेंगे। यानी पहला होता है चर और दूसरा होता है अचर। एक होता है चर और दूसरा क्या होता है अचर। यानी चर वैसा पद है जिसका मान भिन्न भिन्न मानों पर, जैसे उसका मान बदलता रहे, यानी वैसा पद जिसका मान बदलता रहे उसको चर कहते हैं, और वैसा पद जिसका मान कभी ना बदले यानी नियतांक हो उसको कहते हैं अचर। जैसे अगर यहाँ पे 4x या कहें केवल x, ये जो है वेरिएबल है यानी चर है। क्या है? चर। जैसे हम प्रश्न कोई बनाते हैं तो किसी प्रश्न में x का मान 1 आ जाता है, कहीं पे 2 आ जाता है और कहीं x का मान 0 भी आता है। यानी ये जो 4x जो टर्म है, यहाँ पे जो पद है वो टोटली डिपेंड करता है किस पे? x पे डिपेंड करता है। यानी जब कोई पद किसी एक दूसरे पद के मान पे डिपेंड करे तो उसको चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चर। यानी इसमें ये जो पद है 4x, ये टोटली डिपेंड करेगा x पे। यानी x का जो वैल्यू आप रखेंगे, जैसे हम जब x बराबर 1 रखें, x बराबर 1, तो एक इसका मान हो जाएगा, यहाँ पे कितने पद का मान हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अगर x का मान 2 रखें तो इसका मान 4 दूने 8 हो जाएगा। यानी जैसे जैसे हम मान बदलेंगे तो इसका भी मान क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। यानी वैसे पद जो किसी एक खास पद पे डिपेंड, उसका मान जो है खास पद पे डिपेंड करता है, उसको कहेंगे चर है। क्या कहेंगे? उस पद को चर कहेंगे। अचर देखिए, अचर क्या है कि किसी पर भी डिपेंड ना करे। जैसे जितने भी गणित के अंक हैं, जैसे 1, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, एक्स्ट्रा, ये सभी अचर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अचर। जैसे कि अभी यहाँ पे 1 है तो सभी जगह इसका मान 1 ही होगा, 2 नहीं हो जाएगा। यानी जितने भी गणित के अंक हैं, अंक की मान है, उनको कहते हैं अचर। और दूसरे शब्दों में कहें चर का परिभाषा बताएं तो जितने भी अंग्रेजी वर्ड, चाहे कोई संकेत आता है, जैसे अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, ये सभी चर कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर कहें 4x + 5, 4x + 5, इसमें कोई कहे कि बताइए कि चर कौन सा पद है और अचर। चर और अचर को छांटने के लिए तो 4x आपका, इसमें से 4x जो हो जाएगा चर हो जाएगा। क्यों? x के मान पे ये सब डिपेंड करता है। और 5 जो है वो हो जाएगा अचर। क्या हो जाएगा? अचर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के बारे में। तो बहुपद को समझाने से पहले कुछ मैं यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। x + 5, x - 2, 4x, 2x² + 4 या x² / 4। कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया गया है। जैसे यहाँ पे देखेंगे अब x + 5, इसमें x जो है चर है और 5 क्या है? अचर है। यानी दोनों के बीच में प्लस का संक्रिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे x जो है मेरा चर है ये, और -2 ये जो है अचर है। यानी दोनों चर और अचर के बीच में माइनस का क्रिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे 4 और x, तो 4 और जो x है, पहले 4 तो अचर था लेकिन x के साथ आने के साथ गुणा में आया गया। ये टोटली डिपेंड करता है x के वैल्यू पे। यानी अब ये हो गया अचर हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो 2x² प्लस में 4, यानी 2x² ये हो गया चर हो गया, और 4 क्या हो गया? अचर। x² / 4, यानी चर में हम अचर से भाग दिए तो ये भी क्या हो जाएगा? चर हो जाएगा। यानी देखें हम यहाँ पे कि चर और अचर में जोड़ का, घटाव का, गुना का और भाग, यानी चारों संक्रियाएं हो रही है। ठीक है, और अगर कहें तो ये बहुपद का समूह है। क्या है? पॉलिनोमियल यानी बहुपद का क्या है? समूह है। तो इसका परिभाषा अगर देना हो
तो बहुपद का परिभाषा हम दे सकते हैं कि चर और अचर का वैसा रूप जिसमें दोनों के बीच प्लस का माइनस का गुना का या भागा की संक्रियाएं हो, साथ ही चर वाले जो टर्म है उसका घातांक, ये घातांक अऋणात्मक पूर्णांक हो। अऋणात्मक पूर्णांक का मतलब कि ये माइनस नहीं होना चाहिए, और पूर्णांक का मतलब क्या होता है, जैसे x का पावर 2 है ये पूर्णांक है, अगर x का पावर 2/3 ये पूर्णांक नहीं है। यानी इसका परिभाषा, तो बहुपद उस पद को कहेंगे, उस संख्या समूह को कहेंगे जिसमें चर और अचर दोनों हो तथा दोनों के बीच प्लस माइनस गुना और भागा की संक्रियाएं हो, तथा जो चर पार्ट है उसका जो घातांक है अऋणेतर पूर्णांक हो। अऋणेतर पूर्णांक, अऋणेतर पूर्णांक, अऋणेतर पूर्णांक का मतलब कि माइनस नहीं होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब कि उसका जो घातांक है वो भिन्न में नहीं होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए। ठीक है, आ गया समझ में। अब इसमें से जितने भी देखेंगे ये सभी क्या है, बहुपद है। हाँ ठीक है, बहुपद है। अब देखिए कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे x² 2 + 2/x²। यहाँ पे देखेंगे ये जो x² का जो घातांक है ये 2 है, प्लस में है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे जो x² का जो ये भी प्लस में है लेकिन हर में है। क्या चीज़ में है, हर में। अगर इसको ऊपर करेंगे तो x² 2 प्लस में 2, x का ऊपर करेंगे तो x का -2 हो जाएगा, जो x का पावर जो प्लस में था नीचे अब ये हो गया माइनस में। तो यहाँ पे हम देखेंगे इस बहुपद को सर्वेक्षण करेंगे तो यहाँ पे जो इसका पावर है माइनस में है। क्या चीज़ में है, माइनस में। चूंकि कहता है बहुपद कि जितने भी चर पूर्णांक हैं, चर पद हैं, उसमें उसका मान अऋणेतर पूर्णांक का मतलब कि माइनस नहीं होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि x² 2 + 2/x² इज नॉट अ पॉलिनोमियल, यानी बहुपद नहीं है। ठीक है। अब देखिए अगर कोई कहे कि x का पावर 2/3 आप प्लस 5x आप +4, क्या ये बहुपद है? तो नहीं, बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि x का जो घातांक है वो प्लस तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है, प्लस तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है। ठीक है, आया समझ में? आशा करते हैं कि आपको बहुपद समझ में आ गया कि कैसे आप किसी को बहुपद को पहचानेंगे कि ये बहुपद है कि नहीं। ठीक है। अब देखिए, अब देखेंगे हम कि बहुपद के प्रकार, यानी बहुपद के कितने प्रकार होते हैं और क्या क्या होते हैं। ठीक है। तो बहुपद का पहला प्रकार हो गया आपका, इसको हम अनेक भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है रैखिक बहुपद। क्या होता है? रैखिक बहुपद। दूसरा होता है द्विघात बहुपद। क्या होता है? द्विघात बहुपद। तीसरा होता है त्रिघात बहुपद, और चौथा हो जाएगा चतुर्थ घात बहुपद। और भी हो सकता है, यानी जितना x का पावर होगा उतना ही घात बहुपद होगा। तो हम चारों को का पढ़ेंगे, यहाँ पे 4 गो जो है उसी के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि आपको अधिक से अधिक आएगा तो त्रिघात तक आता है। ठीक है, 8, 9, 10 तक आपको अधिक से अधिक मिलेगा तो कितना मिलेगा? त्रिघात बहुपद तक ही मिलेगा। तो पहला इसका भाग होता है रैखिक बहुपद। तो सबसे पहले जानेंगे कि रैखिक बहुपद क्या है। यानी वैसा बहुपद जिसका चर वाला भाग का जो है घातांक 1 हो, यानी वैसा बहुपद जिसका घात कितना हो? चर का घात कितना हो? 1 हो। यानी वैसा बहुपद जिसमें चर वाला का जो घातांक है इसका पावर 1 हो, उसे क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। ठीक है। जैसे x + 5 में x का पावर यहाँ पे कुछ नहीं था तो कितना है? जब इसका पावर कुछ नहीं है तो कितना है? 1 है। ठीक है। यदि ये कहा जाए x का पावर 0 + 5 ये कौन सा बहुपद है, तो यहाँ पे x का पावर 0 है,
तो चूंकि हम जानते हैं किसी भी संख्या का पावर अगर 0 कर दिया जाए तो उसका मान 1 होता है। तो इसका तो 1 अब प्लस में 5, ये कितना हो जाएगा 6। इसमें तो चर है ही नहीं, केवल अचर का रूप है, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। तो कह सकते हैं हम कि जो जितने भी चर पूर्णांक होते हैं उसका जो घातांक है 1 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे रैखिक बहुपद के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी वैसा बहुपद जिसमें चर का घातांक 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे x+5, x+2, x-3 या x-4, ये सभी क्या है, रैखिक बहुपद है। चाहे 5x+4 जो भी हो जाए, यानी हर हाल में x का पावर कितना होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए, वो सभी क्या कहलाएंगे, रैखिक बहुपद कहलाएंगे। अब देखेंगे हम रैखिक बहुपद के बाद है, अच्छा एक और बात है, रैखिक बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, यानी इसका मानक रूप ax प्लस में b होता है, ax प्लस में b, वेयर a नॉट इक्वल टू 0, यानी a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि मान के चलिए a का मान 0 हो जाए, अगर a का मान 0 तो 0 में गुना करेगा x आप प्लस b, यानी ये सभी क्या हो जाएंगे 0, तो केवल बचेगा b। तो इसमें तो चर कोई है ही नहीं, केवल अचर बचा, तो ये बहुपद होगा नहीं, बहुपद नहीं होगा, इसलिए a का मान जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे रैखिक बहुपद पढ़ लिया है, द्विघात बहुपद, वैसे बहुपद जिनमें चर का घातांक 2 हो, वैसे बहुपद जिसमें चर का घातांक यानी उसका पावर जो है कितना हो, 2 हो, यानी इसमें घात कितना होगा, घात कितना होगा 2, जिसमें चर का घातांक 2 हो उसे क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, और द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस में bx प्लस में c, और फिर वहीं a नॉट इक्वल टू 0। क्यों, अगर a का मान इसमें 0 रहेंगे, 0 रखेंगे तो ये पूरा का पूरा पार्ट कितना हो जाएगा 0, केवल बच जाएगा bx प्लस c, और bx प्लस c इज नॉट अ क्वाड्रिक पोलिनोमियल, इट इज अ लीनियर पोलिनोमियल, यानी कहें तो ये रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद नहीं है, इसलिए a का मान 0 कभी नहीं हो सकता है। अगर 0 होगा तो द्विघात बहुपद ना होकर क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे इसका एग्जाम्पल देखेंगे, x² प्लस 5x प्लस में 6, x² प्लस में 5x प्लस में 6, यानी यहाँ पे देखेंगे तो x का अधिकतम घात कितना है, 2 है, यानी अधिकतम घात जो हो गया 2 आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। अब द्विघात बहुपद का जो मूलक निकलता है, तो अगर ये द्विघात बहुपद है तो इसका जितना पावर रहेगा उतना ही उसका मूलक भी होता है। अगर इसका मूलक निकालेंगे यानी शून्यक, क्या निकालेंगे शून्यक, तो कितना होगा, उसकी संख्या 2 होगी। और रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, आशा करते हैं कि द्विघात बहुपद आपको समझ में आ गया होगा। यानी एक बार और देखेंगे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप, कौन रूप, मानक रूप। इसका मानक रूप होता है ax² प्लस में bx प्लस में c, किसका, द्विघात बहुपद का। इसमें a का पावर, a का जो मान है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर 0 के बराबर हो गया तो ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, बच गया केवल bx प्लस c। तो bx प्लस c द्विघात बहुपद नहीं है, ये कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद है। ठीक है, एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया है, x² प्लस 5x प्लस में 6, ये क्या है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, अब देखिए त्रिघात बहुपद, यानी वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 3 हो, यानी वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात कितना हो, 3 हो, उस बहुपद को कहते हैं त्रिघात बहुपद। क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद। जैसे x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस में 6, जैसे भी आप इसका उदाहरण ले, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, x का पावर अधिकतम 3 ही होना चाहिए, ना 3 से कम ना 3 से ज़्यादा। 3 लिखने के बाद आप कम लिख सकते हैं, जैसे 2 1 लिखता हूँ मैं, आप लिख सकते हैं, लेकिन अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 3 ही होना चाहिए। ठीक है, अब इसके मानक रूप का बात करेंगे तो द्विघात बहुपद का जो है मानक रूप होता है ax³ प्लस में bx² प्लस में cx और प्लस में d, ax³ प्लस में bx²
प्लस में सी एक्स और प्लस में डी, फिर वहीं ए नॉट इक्वल टू 0। क्यों? अगर ए का मान हम 0 रख दिए यहाँ पे, ये संपूर्ण पार्ट 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा केवल बी एक्स एक्स स्क्वायर, यानी इसमें जो चर का अधिकतम घात है 2 हो जाएगा, और इस 2 हो जाएगा तो ये त्रिघात बहुपद ना होकर कौन हो जाएगा? द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? इसका एक डिफिनीशन, इसका एक एग्जाम्पल ले लेंगे। एक्स क्यूब प्लस में 4x एक्स स्क्वायर प्लस में 6x और प्लस में 2, ये क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, सेम वैसे ही अब देखेंगे चतुर्घात बहुपद, यानी वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 4 हो। चर का अधिकतम घात कितना हो? 4 हो, उसे कहेंगे चतुर्थ घात बहुपद, उसे कहेंगे चतुर्थ घात बहुपद। जैसे ए एक्स, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर लिखना चाहें तो ए एक्स का पावर 4 प्लस बी एक्स 3 प्लस सी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस में डी एक्स और प्लस में ई, यानी ए एक्स का पावर 4 जो है यहाँ पे अब ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ए का मान 0 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? ये पूरा का पूरा मान 0, ये चतुर्थघात बहुपद ना होकर त्रिघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब इसके अगर शून्यकों की बात करेंगे तो चतुर्थघात बहुपद में घात कितना होता है? 4। तो चतुर्थघात बहुपद में घात 4 होता है, तो इसका शून्यक यानी मूलक का संख्या भी कितना होगा? 4। त्रिघात बहुपद में 3, द्विघात बहुपद में 2 और रैखिक बहुपद में कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बहुपद का गुणनखंड, यानी बहुपद का गुणनखंड, यानी इसका फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? फैक्टर निकालेंगे। यानी रैखिक बहुपद का गुणनखंड होगा, द्विघात बहुपद का गुणनखंड होगा, त्रिघात का भी होगा और चतुर्थघात बहुपद का भी गुणनखंड होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रैखिक बहुपद का गुणनखंड कैसे निकलेगा। जैसे एक प्रश्न है मेरे पास 5x प्लस में 10, 5x प्लस में 10, तो इसमें चूंकि एक घात है, x का जो घात कितना है? 1 है, इसलिए क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा। इसमें देखेंगे अगर हम इसको पूरा नियमावली से चले तो 5x को हम लिख सकते हैं 5 गुने x, 5 गुने x, और 10x को लिख सकते हैं 5 गुने 2, यानी दोनों में देखेंगे तो 5 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 5, यानी दोनों में 5 कॉमन है, तो यहाँ से 5 कॉमन कर लेंगे। ऊपर वाला में केवल x बचा तो x प्लस का प्लस, और 10 वाला में क्या बचा है? 2, यानी ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी 5 इंटू एक्स प्लस 2, 5x प्लस 10 का आंसर हो जाएगा आपका, फैक्टर हो जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेंगे, दूसरा नंबर 3x प्लस 27, 3x प्लस 27। अब 3x प्लस 27 इसमें देखेंगे तो 3x को लिख सकते हैं 3 गुना x, और 27 को लिख सकते हैं 3 गुने 3। दोनों में देखेंगे तो 3 कॉमन है, यानी इसमें आ जाएगा 3। ऊपर क्या बचा? x प्लस नीचे क्या बचा? 3 तिहाई 9, तो ये हो जाएगा 9, यानी 3 इंटू एक्स प्लस 9 इज द फैक्टर ऑफ 3x प्लस 27। ठीक है, आ गया समझ में? ऐसे ही बनता है जितने भी रैखिक बहुपद हैं सबका अगर हम गुणनखंड निकालें तो इसी प्रकार से अलग अलग आप उसका फैक्टर कीजिए और देखिए कि दोनों में क्या मिल रहा है। जो मिल रहा है उसको अलग छांट कर और जो बच रहा है उसको बीच में रख दीजिए। ठीक है, आशा करते हैं आपको रैखिक बहुपद का जो गुणनखंड है समझ में आ गया। बहुत सिंपल भी है। हाँ, अब देखेंगे द्विघात बहुपद का गुणनखंड। किसका? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? यानी वैसा बहुपद जिसमें जो चर है उसका घातांक कितना हो? 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। एक उदाहरण है मेरे पास एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2। पहले इसका थ्योरी देखेंगे कि इसको गुणनखंड कैसे करते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी। स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया ए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, यानी ए जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसमें होता क्या है कि ए और सी गुना करता है। यहाँ पे ए और सी को क्या करेंगे? गुना करेंगे। ये वाला पार्ट अगर गुना करेगा तो ये क्या हो जाएगा?
AC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे AC हो जाएगा, यानी A से C को गुना करेंगे तो AC हो गया, और बीच में रह गया आपका x², इसका कॉमन है x², ये चर है यहाँ पे, और ये हो जाएगा AC। यानी अब बच्चे ये bx यानी बीच वाला टर्म को ऐसे दो भागों में ब्रेक करते हैं, बांटते हैं कि जोड़ने पर हमको bx ही प्राप्त हो, लेकिन गुना करने पर कितना प्राप्त हो? ये वाला प्राप्त हो। bx को ऐसे दो भागों में बांटेंगे कि जोड़ने पर फिर bx हमको मिल जाए, लेकिन गुना करने पर AC x² मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब यही जो नियम है, जो थ्योरी है, इसको यहाँ पे ड्राइव करेंगे। देखिए अब यहाँ पे तो a का मान कुछ नहीं है, तो a का मान यहाँ पे कुछ नहीं है, तो कितना है? 1 है। 1 से 2 गुना करेगा तो 2 होगा। कितना होगा? 2। यानी हम अब कहें कि 3x को ऐसे दो भागों में बांटना है कि गुना करने पर 2, लेकिन फिर जोड़ने पर कितना जाए? 3। ठीक है, तो इसको एक नियम, एक दूसरा ट्रिक से हम समझेंगे कि मेरे पास 3 रुपया है और उसको ऐसे भागों में बांटना है कि गुना करने पर 2 आ जाए और फिर जोड़ने पर कितना जाए? 3। तो मान लेते हैं कि A और B कोई दो व्यक्ति है, 3 रुपया मेरे पास है, तो A को 1 रुपया देंगे तो B को कितना देंगे? 2। अगर A को 2 देंगे तो इसको कितना देंगे? 1। यही ना होगा? ये तो नहीं कह सकते हैं कि इसको तीनों का तीनों किसी एक को नहीं दे सकते हैं आप। अब देखिए, दोनों को गुना कर 1 और 2 3 हो जाएगा, लेकिन 1 और 2 को गुना करेंगे तो 2, फिर 1 और 2 3 होगा, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, यानी दोनों हमारा दोनों जो भाग किए हैं दोनों क्या है? सही है। तो किसी एक को रख लेंगे, 1 और 2 को रखिए, चाहे 2 और 1 को रखेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे अब x² प्लस, अगर इसको हम मान के चलते हैं तो 3x को बांटेंगे तो 1x और 2x में होगा, तो x और प्लस में 2x और प्लस ये वाला 2, यानी 3x को हम दो भागों में बांटे हैं, x प्लस 2x, यानी x और 2x को जोड़ेंगे तो 3x, और फिर गुना करना हो 2 और x में तो 2 का 2 और x², यानी ये x² यहाँ पे चलाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब 4 टर्म हो गया, तो 2 और 2 का ग्रुप बना लेंगे, 2 का ग्रुप बना लेंगे। इसमें देखेंगे जो पहले हम बताए हैं x² को लिखने का तरीका, x गुना x का पावर 2 है, इसका मतलब इसमें x कितना है? 2। अब ये x है, इसको लिख सकते हैं x गुना 1, इसमें भी गुना 1 कर सकते हैं। काहे? 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें देखेंगे तो दोनों में x और x कॉमन है, यानी जो कॉमन है उसको एक तरफ लिखेंगे, तो x कॉमन हुआ। ऊपर वाला में क्या बचा? x बचा। x गुना 1 का मतलब x, प्लस नीचे वाला में केवल 1 बचा। ठीक है, अब देखिए 2x और 2 का देखेंगे, 2x को लिख सकते हैं 2 गुना x, और 2 को लिख सकते हैं 2 गुना 1, इसमें भी गुना 1 कर देंगे। दोनों में अब ये देखेंगे तो 1 और 1 कॉमन है, 1 और 1 कॉमन है, तो प्लस 1 कॉमन करेंगे, ऊपर बचेगा 2x और प्लस नीचे क्या बचे? केवल 2। नहीं, दोनों में 2 कॉमन है, दोनों में क्या है? 2 कॉमन है यहाँ पे, तो प्लस 2 कॉमन करेंगे तो x प्लस 1, यानी इसमें का x और इसमें का क्या बचेगा? 1 बचेगा। अब देखिए x प्लस 1 और x प्लस 1 दोनों क्या है? बराबर है। डेट मीन्स कहने का मतलब मेरा कि अगर ये दोनों बीच वाला जो क्वेश्चन में है दोनों बराबर आ जाए, इसका मतलब कि यहाँ तक मेरा गुणनखंड जो हम बना रहे हैं क्या है? सही है। ठीक है, अब जो बाहर है x और प्लस में 2, इसको एक तरफ लिखेंगे, यानी x प्लस 2 और ये हो गया x प्लस 1, डेट इज द राइट आंसर। ओके, यानी कहें दूसरे भाषा में कि जो x² प्लस 3x प्लस 2 का गुणनखंड है x प्लस 2 इंटू x माइनस 1। ठीक है, इसको जांच करने का भी तरीका आगे बताएंगे। सबसे पहले 1-2 प्रश्न और ही हम यहाँ पे और हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे। दूसरा उदाहरण है 3x² प्लस 6x और प्लस कितना रख दे? 3 रख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे दोनों को गुना करेंगे, a और c को गुना करेंगे तो a 3 है, c भी 3 है, तो 3 3 जा 9 होता है, 3 3 जा 9, यानी हमको 6x को
दो भागों में ऐसे बांटना है कि गुना करने पर 9 लेकिन जोड़ने पर कितना आ जाए 6x आ जाए। तो क्या होगा, एक होगा 3x और दूसरा भी क्या होगा 3x। 3 3 6 और 3 3 कितना होता है 9। बाकी इसको भी लिख लेंगे। अब हो गया। अब देखिए दो दो पार्ट बना लेंगे, दो दो का ग्रुप बना लेंगे। इसमें देखेंगे कि क्या कॉमन है, 3x²। इसको लिख सकते हैं 3 गुना x और 3x को लिख सकते हैं 3 गुना x। इसमें देखेंगे तो 3 कॉमन है और x कॉमन है, यानी 3x दोनों में कॉमन है तो 3x। ऊपर वाला में क्या बचा x प्लस नीचे कुछ बचा है नहीं, कुछ नहीं बचा तो कितना बचा 1 प्लस। इसमें देखेंगे अब 3x को लिख सकते हैं 3 गुना x और 3 को लिख सकते हैं 3 गुना 1। 3 गुना 1 दोनों में देखेंगे तो कितना कॉमन है 3 कॉमन है, यानी 3 कॉमन कर लेंगे तो ऊपर बचेगा x और प्लस नीचे कितना बचेगा 1, यानी x + 1 x + 1 ये मेरा बराबर आ गया। इसका मतलब कि अभी तक जो बनाए हो क्या है सही है। अब क्या करेंगे, जो बाहर है जो यहाँ पे 3x और प्लस में 3 इसको एक तरफ लिखेंगे, यानी 3x + 3 और x + 1 डेट इज द राइट आंसर। ओके, यानी कहने का मतलब कि 3x² + 6x + 3 का गुणनखंड हम निकाले हैं तो आया है 3x + 3 और x + 1। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये था प्लस वाला। अब देखेंगे हम कुछ ऐसे प्रश्न जो बीच में यहाँ पे भी माइनस चाहे यहाँ पे माइनस, यानी दोनों जगह कहीं एक माइनस होगा चाहे दोनों माइनस हो सकता है। ठीक है, उदाहरण नंबर 3, 2x² माइनस में 7x और माइनस में 5। 2x² माइनस में 7x माइनस में 5। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा क्या चीज़ में है माइनस में है। ठीक है, प्लस कर देंगे, ये प्लस होगा। अगर इसको दो भागों में बांटें यानी 5 दूना 10, 10 के आधार पे तोड़ना है इसको 7x को, तो 7x को दो भागों में बांटना है और देखेंगे ये भी होना, देखेंगे कि ये प्लस में होना चाहिए। तो इसका मतलब कि दोनों जो भाग होगा दोनों क्या चीज़ में होगा माइनस में, यानी -2 अगर बांटेंगे तो -1 -6 -2 -5 -3 -4 यही ना होगा। अगर इसको जोड़ेंगे तो -7 आ जाएगा, लेकिन गुना करने पर हमको कितना चाहिए 10 चाहिए। तो 1 और 6 को गुना करेंगे तो 6 1 जा 6 होता है। 2 और 5 को गुना करेंगे तो 2 5 जा 10। 3 और 4 को गुना करेंगे 3 4 जा 12, यानी 2 5 जा 10 हमको मिल रहा है। यानी 2 और 5 में बांटेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 5 जा 10 होता है। ये इससे हमारा आंसर मिलेगा। ठीक है, यानी जो बांटने का तरीका है इन्हीं दो, यानी -2 और -5 के आधार पे होगा। अब लिखेंगे 2x² माइनस 2x माइनस में 5x और प्लस में 5। यहाँ पे 2 और 5, इसको आप पहले 5x को बाद में भी 2x को लिख सकते हैं, एज यू नो, जैसे आपकी मर्जी, एज यू लाइक आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, यानी अब देखेंगे 2 का ग्रुप बना लिया, 2 का ग्रुप बना लिया। द सेम वैसे जो पहले बनाए थे 2x² में देखेंगे 2x² को लिखने का तरीका 2 गुना x गुना x और -2x है तो 2x को लिख देंगे 2 × x। दोनों में क्या कॉमन है 2x कॉमन है। क्या है 2x, तो 2x यहाँ पे कॉमन हो गया। ऊपर वाला में क्या बचा केवल x, यहाँ पे माइनस है तो माइनस देने, और नीचे कुछ नहीं बचा तो कितना है 1 है। ठीक है, अब इसको देखिए 5x को लिख सकते हैं 5 गुना x और केवल 5 है तो 5 × 1। ठीक है, यानी अब इसमें देखेंगे तो केवल 5 कॉमन है, तो चूंकि ये माइनस में है तो -5। क्या बचा x प्लस, नीचे क्या बचा प्लस नहीं माइनस, क्यों माइनस कॉमन किया है तो प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। नीचे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। x - 1 x - 1, बीच वाला हम बार बार कहते हैं कि बीच वाला क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो बीच वाला जब बराबर है यानी 2x माइनस में 5 और x - 1 डेट इज द राइट आंसर, यानी ये हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए हम बता रहे हैं कि अगर यहाँ पे जैसे पहले बताए हैं कि प्लस प्लस था, अभी बताए हैं कि एक माइनस है एक प्लस है, अगर आ जाए कि यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस तो आप उसको कैसे बनाइएगा। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल मैं लूँगा, 4 नंबर
3x² माइनस 7x और माइनस में 6। यहाँ पे 3x² माइनस में 7x माइनस में 6, यानी अब गुना करेंगे। देखिए दोनों पे माइनस है, मेरा दोनों पे माइनस है। इसमें केवल एक माइनस था, लेकिन अभी क्या है, दोनों में माइनस है। तो इसमें क्या करेंगे, अगर इसको हम गुना करें, क्या करें, गुना करें, तो गुना करेंगे तो ये 6 3 के 18, यानी माइनस में 18 आएगा। क्या आएगा, माइनस में 18। तो हमको ऐसे दो भागों में बांटना है कि माइनस में आए। दैट मीन्स कहने का मतलब कि 7 को जो बांटेंगे तो एक प्लस होना चाहिए और दूसरा माइनस, एक प्लस और दूसरा माइनस। क्योंकि ये माइनस में है इसलिए माइनस वाला क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, माइनस वाला ज़्यादा। तो देखिए अगर हम किसी को 1 देंगे तब यहाँ पे +8 होगा, तब ना जाके -8 होगा। अगर किसी को 2 देंगे तो यहाँ पे -9, किसी को 3 देंगे तो -10, -7 ही लाना है। अब देखिए यहाँ पे बस इतना ही रहने, चेक करेंगे, अगर नहीं होगा तो आगे बढ़ेंगे। 8 से 1 गुना करेगा तो 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, माइनस में 8, लेकिन हमको ये नहीं मिला। 2 और 9 से गुना करेंगे तो 9 2 जा होता है 18 और प्लस माइनस माइनस, यानी ये वाला हमारा विकल्प जो है सही है। यानी 2 और -9 में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे इसको 3x² माइनस में 9x प्लस 2x माइनस में 6, ये प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 2 2 का ग्रुप फिर बना लेंगे। अब जो यहाँ पे 3x² है इसमें देखेंगे तो क्या कॉमन है, तो 3x, क्यों, इसमें भी 3 है, x भी है, तो इसमें भी 3 और x है, तो 3x कॉमन, तो इसमें बचेगा x माइनस, यहाँ पे 3x कॉमन हुआ है तो -3 बचेगा। अब प्लस, इसमें देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, तो प्लस 2 कॉमन, तो बचेगा x -3, x -3, x -3 हमारा जो आ गया सेम है, यानी 3x + 2 और x -3, ये क्या है, इसका आंसर है। हम आपको बता चुके हैं अगर प्लस प्लस रहे तो कैसे बनेगा, माइनस प्लस रहे तो कैसे बनेगा, और माइनस माइनस रहे तो उसका जो गुणनखंड है आप कैसे बनाएंगे। आपको बोला था मैं कि एक ट्रिक बताऊंगा आपको कि ये जांच करने का कि मेरा जो गुणनखंड किए हैं सही है कि नहीं। ठीक है, तो जो गुणनखंड किए हैं अगर दोनों पार्ट को बारी बारी से गुना करके देख लें कि ये इतना आ रहा है कि नहीं। जांच करने का तरीका, अगर मान के चलिए आपको बोल दिए कोई कि आप जांच करके बनाइए, बताइए कि आपका जो आंसर है सही है कि नहीं, तो आप उसको कैसे बनाइएगा। तो इसको अगर हम बनाए यहीं से, जांच लिखे, इसको जांच कर रहे हैं, यानी ये 2x दोनों में ये इसमें गुना करेगा और -5 भी एक टाइम इसको गुना करेगा। 2x x -1 -5 x -1, 2x से गुना करेगा तो 2 1 जा 2, x का x² माइनस 2x माइनस, ये गुना करेगा तो 5x और माइनस माइनस प्लस 5 1 जा 5। ठीक है, 2x² अब 5 और 2 कितना होता है, माइनस में 7x और प्लस में 5। देखिए यही तो है, यही है मेरा आंसर। ठीक है, एक और ट्रिक है इसका, ये बिना ऐसे गुना किए देखिए, यानी 2x प्लस माइनस में 5 और x -1, यही ना है। तो 1 से 5 गुना करेगा तो 5 और माइनस माइनस प्लस, 1 से 5 गुना करेगा तो 5, और चूंकि ये भी माइनस में ये भी माइनस में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको गुना कीजिए, x से x गुना करेगा तो x² और 2 का 2, ये दोनों प्लस में है तो प्लस। अब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कराएंगे, यानी 1 से 2 गुना करेगा तो 2x और 5 से x गुना करेगा 5x, ये 1 माइनस में प्लस में तो -2x, माइनस में 2x, और 5 गुना करेगा तो माइनस में 5x, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में 7x। यही तो है मेरा आंसर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको अगर हल करना चाहे, अब इसको अगर जांच करना चाहे तो 3x + 2 और x -3, 3 2 जा 6 माइनस में, क्यों, ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 2 जा 6, और 3x में x गुना करेगा तो 3x², 3x² अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, 3 से 3 गुना करें 3 3 9x प्लस माइनस में 9x, और 2 से x गुना करेगा तो प्लस में 2x, यानी इसको जोड़ेंगे तो 3x² माइनस में 7x माइनस में 6। यही तो है मेरा आंसर। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा।
तो जितने भी बहुपद का गुणनखंड है, चाहे वो रैखिक हो चाहे वो द्विघात बहुपद है, बहुत सिंपल सा तरीका उसको सॉल्व करने का। सबसे पहले जो थ्योरी मैंने आपको बताया उसको आप ध्यान से देखिए और उसके आधार पे आप विभिन्न प्रश्नों के आपके जो किताब के आपके जो टेक्स्ट बुक है उसके जितने भी प्रश्न हैं आप उसको एक एक करके उसका जो है गुणनखंड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो गुणनखंड निकालने के पहले एक बार और मैं बताना चाहूँगा, जो बीच वाला टर्म है उसको ऐसे ब्रेक किया जाता है कि जो जिसका गुणनफल आए ये दोनों लास्ट के टर्म के गुणनफल के बराबर और जोड़ने पर फिर ये मेरा प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो का जो हम जो अभी मैथ बताए हैं आपका बहुपद बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।